नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एजुकेशन पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ भूगोल पढ़ने में निरंतर लगे होंगे। दोस्तों, जब कभी भी पढ़ाई करने से आलस महसूस हो तो एक बात जरूर याद रखना, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं एक मंजिल के लिए, यहां से चले हैं एक मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी पूरा किताब बाकी है, अभी पूरा किताब बाकी है। इसी उत्साह के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पवन के बारे में, जिसमें अस्थायी पवन, अस्थायी पवन और स्थानीय पवन के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वृष्टि के बारे में। तो हेडिंग डालिए वृष्टि। वृष्टि सबसे पहले इसे समझेंगे, फिर नोट करते हुए चलेंगे। ऐसे समझिए, ये जल है। जल जो होता है ये जलवाष्प में बदलता है। जल का जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, तापमान अधिक होता है, तो ये जलवाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण कहा जाता है। अब जल जलवाष्प में बदल गया है तो जलवाष्प का विभिन्न रूप में, जलवाष्प का विभिन्न रूप में सतह पर गिरना ही वृष्टि कहलाता है। वृष्टि कहलाता है। वृष्टि जो है तीन प्रकार की होती है। पहला, इसको नोट करते हुए फिर हम लोग समझते हुए चलेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि वृष्टि कहते किसे हैं। इसमें नोट कर लीजिए पॉइंट करके। जलवाष्प का विभिन्न रूप से सतह पर गिरना, सतह पर गिरना वृष्टि कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला नोट करिए, जल वृष्टि, जल वृष्टि या वर्षा। दूसरा हिमवृष्टि, और तीसरा जलवृष्टि, हिमवृष्टि और ओलावृष्टि। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सबसे पहले जल वृष्टि, फिर हिमवृष्टि और ओलावृष्टि को पढ़ते हुए और समझते हुए आगे चलेंगे। आप सभी लोग नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए जल वृष्टि। जैसे कि आप सभी लोगों को अभी हम समझाए थे कि जल जो होता है वो जलवाष्प में बदलता है। जल जलवाष्प में बदलता है और फिर जलवाष्प का जब संघनन होता है, मतलब जब तापमान कम होता है, ताप कम होता है, तो ये फिर जल में बदल जाता है। जल का बूंदों के रूप में गिरना, जल का बूंदों के रूप में गिरना ही वर्षा कहलाता है। इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। संघनन। तो इसमें हेडिंग डालिए जल वृष्टि या वर्षा। इसमें पॉइंट करके लिखिए। जलवाष्प का
बूंदों के रूप में गिरना, जलवाष्प का बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। अब हम समझेंगे कि वर्षा होती कैसे है। तो इसमें एक हेडिंग डालिए, आर्द्रता। आर्द्रता किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो होती है उसे ही आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता मौसम और जलवायु निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो वायुमंडल में जलवाष्प होता है वो स्थान और समय के अनुसार बदलता रहता है। समुद्र के अपेक्षा, स्थल के अपेक्षा जो समुद्र होते हैं वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है। यही कारण है कि जो ये ग्लोब है, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा होता है, यहां पर वर्षा ज्यादा होती है, क्योंकि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इसके मध्य महासागरों पर ज्यादा वाष्पीकरण होता है। यही कारण है कि भूमध्य वाले क्षेत्र पर ज्यादा वर्षा होती है। तो आर्द्रता में लिख लीजिए पॉइंट करके, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि वर्षा होती कैसे है। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। हेडिंग डालिए, सापेक्ष आर्द्रता। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि सापेक्ष आर्द्रता कहते किसे हैं। तो इसमें लिखिए, किसी निश्चित तापमान में वायु जलवाष्प करने की मात्रा, वायु में जलवाष्प की मात्रा, उसी वायु और उसी तापमान में आर्द्रता ग्रहण करने के सामर्थ्य के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद लिखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता बराबर होता है, सापेक्ष आर्द्रता को परसेंटेज में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे लिखिए, सापेक्ष आर्द्रता बराबर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प,
जलवाष्प बटा क्षमता इंटू 100%। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बताएंगे कैसे कंडीशन में वर्षा होती है, उसके बारे में जानेंगे। आप सभी लोग अपने हाथों से नोट्स बनाते हुए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यानपूर्वक लिखते हुए चलें और अपनी भाषा में लिखें, जिससे कि बाद में एग्जाम के टाइम अगर जब रिवीजन करें तो थोड़ा सरलता महसूस होगी। अपनी भाषा में नोट्स बनाएं। अब इसमें लिख लीजिए कि वर्षा होने के लिए सापेक्ष आर्द्रता 100% होना चाहिए। एक पॉइंट लिख लीजिए, वर्षा होने के लिए सापेक्ष आर्द्रता 100% से अधिक होनी चाहिए। ऐसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है वो 50% है और उसकी क्षमता 100% है, इंटू 100%। 100 से 100 कट जाएगा तो सापेक्ष आर्द्रता बराबर हो जाएगा 50%। सापेक्ष आर्द्रता बराबर 50%। अब वर्षा के लिए सापेक्ष आर्द्रता 100% से अधिक चाहिए और इन कंडीशन में 50% है, तो यहां वर्षा होने की कम कंडीशन होगी, कम चांस होंगे। वर्षा होने की कम संभावना होगी। अब मान लीजिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्षा होने के लिए सापेक्ष आर्द्रता 100% से अधिक होगी। ऐसे कंडीशन में वर्षा होने की संभावना कम होगी। इन केस अगर जो वायुमंडल में जलवाष्प है वो 100% है, ऐसे मान लीजिए कि वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है वो 100% है और उसकी क्षमता भी 100 है। अब सापेक्ष आर्द्रता निकालने के लिए 100% इंटू 100% करना होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। अब ये सापेक्ष आर्द्रता 100% आ जाएगी, तो इन कंडीशन में इसे सांतृप्तता कहा जाता है। संतृप्तता, इन कंडीशन में संतृप्तता कहा जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में कि वर्षा के प्रकार, जल वृष्टि के प्रकार, ये भी कई प्रकार के हैं और आगे पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।